हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय का दूसरा वीडियो। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक है पर्यावरण विज्ञान की नज़र से। अब हम लोग एक बार पर्यावरण को जो है विज्ञान की नज़र से देखते हैं कि विज्ञान की नज़र से पर्यावरण कैसा दिखता है और क्या क्या इसमें बदलाव जो है आ रहे हैं। पिछले 50 वर्षों में पर्यावरण का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस विचार पर प्रश्न उठाए हैं। मतलब पिछले लगभग 50 सालों में ही जो है जो वैज्ञानिक हैं जो कि लगातार प्रकृति का या पर्यावरण का अध्ययन कर रहे थे, वो जो है क्या किए हैं, इस पर जो है सवाल उठाए हैं। उदाहरण के लिए 1950 के दशक में अमेरिका के कई क्षेत्र के लोगों ने पाया कि उनके इलाके में पक्षियों की चहचहाट सुनाई नहीं दे रही है, न ही वे कीट पतंगों एवं मधुमक्खियों के बुनबुनाहट सुन पा रहे हैं। लोगों का ध्यान जो है 1950 के आसपास से जो है इस पर गया, प्रकृति की ओर या पर्यावरण की ओर, जब उनको लगा कि अमेरिका के कई क्षेत्र ऐसे थे जहां पर जो है पहले पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी, कीट पतंगे मधुमक्खी वहां पर भुनभुना रहे थे। अब वो चीज़ जो है वहां से गायब हो गई है। बहुत सारे क्षेत्र अमेरिका में ऐसे थे। पता चला कि वे लगातार रासायनिक दवाओं के छिड़काव के कारण खत्म हो गए। फिर जब ये खोजा गया कि ऐसा क्या होगा अचानक से जिससे पक्षियों की चहचहाट नहीं सुनाई दे रही है, मधुमक्खियों की भुनभुनाहट क्यों सुनाई नहीं दे रही है, तो पता चला कि लगातार कई वर्षों तक जो है रासायनिक दवाओं के छिड़काव करने के कारण ये क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। 1962 में रैचल कार्सन ने अपनी पुस्तक निस्तब्ध वसंत में लिखा कि पक्षियों एवं कीटनाशकों की चुप्पी के पीछे कीटनाशकों का भयावह प्रवाह है जो मनुष्यों पर भी पड़ रहा है। तो फिर उसके बाद 1950 के बाद से यह समस्या जब बहुत तेजी से बढ़ने लगी तो 1962 में जो है रेचल कार्सन ने जो है क्या किया, अपना एक किताब बुक किया जिसका नाम इंग्लिश में है साइलेंट स्प्रिंग, जिसको हिंदी में हम लोग निस्तब्ध वसंत जो है बोलते हैं। इसमें इन्होंने लिखा कि पक्षियों और कीट पतंगों का आवाज नहीं सुनाई देने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर क्या है, कीटनाशकों का प्रयोग है, जिसका जो नुकसान है वो कीट पक्षियों पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ मनुष्यों पर भी जो है पड़ रहा है। मच्छरों के नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले डीडीटी का जहरीला जहर झीलों में रहने वाले मछलियों के शरीर में पहुंच जाता है। मतलब पहले जो है मच्छरों को भगाने के लिए जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है क्या किया जाता था, डीडीटी नामक एक रासायनिक उत्पाद का जो है उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था? डीडीटी। ये जो डीडीटी है ना, ये बहुत ही खतरनाक एक रसायन है जिसका उपयोग पहले मच्छरों को भगाने के लिए किया जाता था। अब ये डीडीटी का छिड़काव करते थे तो डीडीटी पानी से मिल जाता था और पानी में मिलते मिलते कहाँ पहुंच जाता था, झीलों में पहुंच जाता था। और झील में रहने वाली जो मछलियां थी वो क्या होती थी, इससे मर जाती थी। जहर की इस छोटी सी मात्रा से कुछ मछलियां मर जाती थी और कुछ जिंदा रह जाती थी। अब झील में जब ये रासायनिक पदार्थ मिलकर पानी में जाता था तो कुछ मछलियां जो है इनको पीकर या इनके कांटेक्ट में रहने के कारण मर जाती थी और कुछ जो रहती थी वो क्या होती थी, जिंदा रहती थी। किंतु जब उन्हीं मछलियों को इंसान और पक्षी खाते हैं तो उनके भीतर घुले रसायन की मात्रा उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त होती है। और जो मछली डीडीटी के प्रभाव के कारण नष्ट नहीं होते हैं, उन मछलियों को कौन खाता है? इंसान खाता है, पक्षी खाता है। तो वो रसायन को खा तो चुके हैं मछलियां, भली मरी नहीं है, लेकिन उसको जब इंसान या पक्षी खाते हैं तो वो रसायन मनुष्य के शरीर में पहुंचता है और इसका दुष्प्रभाव भी जो देखने को मिलता है। रेचल के खोज इस बात के स्पष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार मनुष्य की क्रियाओं का विपरीत प्रभाव स्वयं मनुष्य और प्रकृति पर पड़ता है। तो रेचल की इस खोज से पता चला कि मनुष्य जो है मच्छर को भगाने के लिए, मच्छर को मारने के लिए जिस रसायन का उपयोग कर रहा है उसको ये नहीं पता है कि वही रसायन जो है विपरीत प्रभाव उस पर जो है डाल रहा है। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद विश्व के वैज्ञानिकों ने औद्योगिक विकास का प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव पर शोध करने लगे। अब यह पुस्तक जब छपा तो दुनिया के सारे वैज्ञानिकों के लिए जो है एक नींद से जगाने वाला जो है क्या था, एक किस्सा था। अब इसके बाद से, इस पुस्तक के बाद से सारे वैज्ञानिकों ने जो है क्या किया, एक अध्ययन किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकीकरण के कारण प्रकृति पर कैसा प्रभाव जो है पड़ रहा है। क्योंकि औद्योगिकीकरण के बाद ही जो है प्रकृति पर प्रभाव पड़ना जो है ज्यादा हुआ है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें, कारखानों से निकलने वाला धुआं, गंदा पानी, बहुत सारे रसायन जो होते हैं वो प्रकृति को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राकृतिक संपदा एक विशाल ताना बाना है जिसके किसी छोटे से अंश को हानि पहुंचाने से पूरे तंत्र पर प्रभाव पड़ता है।
ये जो पर्यावरण वैज्ञानिक है वो ये कहते हैं कि जो प्राकृतिक संपदा है जिसको हम लोग आज बिना सोचे समझे उपयोग में ला रहे हैं, ये क्या है, एक विशाल ताना बाना है। मतलब छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा चीज जो है इस सबसे क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इस तंत्र में अगर एक भी चीज को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो पूरे प्राकृतिक संपदा पर क्या होगा, इसका प्रभाव जो है हमें देखने को मिलेगा। प्रकृति का हर हिस्सा, चाहे वह निर्जीव जल, हवा, चट्टान या मिट्टी हो, या कीट पतंग, पक्षी, मानव या फसल जैसे सजीव हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हैं और एक पर हो रही क्रिया से सभी देर सवेर प्रभावित होंगे। चाहे वो सजीव हो, जैसे अगर जल में प्रदूषण हो रहा है तो उसका प्रभाव भी मनुष्य पर पड़ेगा, जीव जंतुओं पर पड़ेगा। हवा में अगर कुछ नुकसानदायक चीजें घुल जा रही हैं तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। चट्टान या मिट्टी में कुछ नई चीजें मिल गई हैं जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, उसका भी प्रभाव हम लोगों को पड़ेगा। तो चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, अगर किसी एक पर प्रभाव पड़ता है तो उसका प्रभाव जो है बाकी दूसरों चीजों पर भी जो है पड़ेगा, भले ही लेट से पड़ेगा लेकिन जरूर पड़ेगा। अगर हम कीड़ों को मारने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो वह न केवल कीड़ों को मारते हैं मगर अनाज के माध्यम से हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं और उन फसलों के भूसे खाने वाले जानवरों के शरीर में प्रवेश करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा उत्पादन के लिए जो है क्या करते हैं, या किसी फसल को हम लोग कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। अब ये कीटनाशक से वो कीटाणु, वो जो कीटनाशक का उपयोग करने से वो जो कीड़े होते हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन वही रसायन जो होता है वो पौधों पर भी पहुंच जाता है। ठीक है, अब वो पौधे में जो भी फल फूल उगते हैं उसको हम लोग खाते हैं, हम लोग उसका उपयोग करते हैं, तो वो रसायन इनडायरेक्टली हमारे शरीर में भी क्या होता है, पहुंचता है। और आजकल तो, और चाहे आप एग्रीकल्चर में देख लो, चाहे कोई भी गांव हो, कोई भी शहर हो, कोई भी राज्य हो, ज्यादा उत्पादन के लालच में जो है लोग क्या कर रहे हैं, चाहे फसल छोटा सा ही क्यों ना हो, वहां से जो रासायनिक खादों का उपयोग जो है करना चालू कर दिए रहते हैं। ठीक है, मतलब धान का फसल ठीक से उगा नहीं है, सब्जियां ढंग से उगी नहीं है, तब से जो है वहां पर रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करना, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज करना जो है क्या करते हैं, वो चालू कर देते हैं। वही सारे रासायनिक पदार्थ इनडायरेक्टली हमारे शरीर में आती हैं और उससे हमारा नुकसान होता है। हमारे शरीर में वे धीरे धीरे संचयित होते रहते हैं और कैंसर जैसे लंबे समय की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। यही रासायनिक पदार्थों को अगर आप कई सालों तक उपयोग में लगातार लाते रहेंगे तो क्या होगा, एक ना एक दिन ये कैंसर जैसा भयानक बीमारी जो है करेगा। अगर हम रसायन युक्त औद्योगिक अपशिष्टों को नदी नालों में प्रवाहित करते हैं तो उस पानी में रहने वाले मछलियां, अन्य जीव या उस पानी को पीने वाले जानवर प्रभावित होते हैं। अगर हम लोग हानिकारक रासायनिक पदार्थों को जो है क्या करते हैं, सीधे जल में छोड़ देते हैं, जैसे कोई औद्योगिक है, मतलब कोई इंडस्ट्री है जहां पर कुछ रासायनिक युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, उसको सीधा सीधा नली में अगर बहा दिया जाता है या नदी में बहा दिया जाता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उस नदी में रहने वाली जितनी मछलियां होंगी वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी, और उसको खाने वाला जो इंसान वो भी क्या होगा, उससे प्रभावित जो है होगा। ठीक है, इसी तरह हवा में प्रदूषण बढ़ने से या जंगलों के कटने से या खदानों से पर्यावरण प्रभावित होता है। इसी तरीके से हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए हम लोग कौन सा उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो अगर हवा में कुछ हानिकारक पदार्थ मिल जाएंगे तो उसको हम लोग कंज्यूम करेंगे तो हमारे ऊपर भी क्या होगा, उसका दुष्प्रभाव जो है देखने को जो है मिलेगा। अगर हम लोग पर्यावरण को काटते हैं या मतलब जंगलों को काटते हैं या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका प्रभाव हम लोगों को देर सवेर जो है देखने को जो है जरूर मिलेगा। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी धरती के हर तत्व आपस में गुथे हुए हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारे के सारी चीजें आपस में क्या है, गुथे हुए हैं। जैसे हम लोग शुरू में जब पेड़ पौधे को काट रहे थे तो हम लोगों को मजा आ रहा था, हम लोग को उसका दुष्प्रभाव जो है देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन अब आप नोटिस करो कि जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, क्या बरसात के मौसम में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है क्या कि जिससे फसल पक सके या फसलों को फायदा हो? बिल्कुल नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो बहुत ज्यादा हो रही है कहीं पर, अगर नहीं हो रही तो वहां बिल्कुल सूखा है। ठीक है, उसी तरीके से आप ठंडी के दिनों में देखो, ठंडी का जो महीना होता है उसमें ज्यादा ठंडी नहीं होती है, बल्कि जहां ठंडी खत्म होना चाहिए था वहां ठंडियां बढ़ जाती हैं या ठंडी लगती ही नहीं है। उसी तरीके से बरसात है, गर्मी आप देख लो, गर्मी जो है साल दर साल जो है हर साल तापमान जो है 50 डिग्री, 52 डिग्री, 53 डिग्री तक क्या होते जा रहा है, पहुंचते जा रहे हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये सब क्यों हुआ?
क्योंकि हम सब लोग क्या कर रहे हैं, आज से बहुत साल पहले जो है कोयले के उत्खनन के लिए, पेट्रोल डीजल के उत्खनन के लिए बड़े बड़े जंगलों को जो है हम लोग क्या कर रहे थे, काट रहे थे, औद्योगिकीकरण कर रहे थे, नगरीकरण कर रहे थे। ये सब का दुष्प्रभाव अब हमें देखने को जो है मिल रहा है। आने वाले सालों में और भी ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग जलवायु परिवर्तन के नाम से जो है जानते हैं। मतलब जो चीज जिस समय पर होनी चाहिए वो उस समय पर ना होकर आगे पीछे होगी। बरसात जुलाई अगस्त में होना चाहिए, तो अब बरसात क्या होगा, सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा या मार्च अप्रैल में हो जाएगा। गर्मी महीना जो है मई में खत्म हो जाना चाहिए, वो जून जुलाई अगस्त तक चलेगा। तो ये क्या होगा, ये दुष्प्रभाव जो है हम लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के कारण देखने को जो है मिलेगा। चलो आगे देखते हैं अपशिष्ट क्या होता है। उत्पादन या उपभोग के समय जिन तत्वों को अनुपयोगी मानकर फेंक दिया जाता है वही हमारे क्या हैं, अपशिष्ट हैं। जब हम लोग किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं या उपभोग करते हैं, उसके बाद जो पदार्थ बचता है, जो मनुष्य को लगता है कि ये हमारे लिए काम का नहीं है, वही हमारे लिए क्या है, अपशिष्ट है। उदाहरण के लिए गन्ने का रस निकालने के बाद गन्ने की खोई को फेंक देते हैं, या फिर जब हम लोग बिस्कुट खरीद कर खाते हैं तो प्लास्टिक रेपर को बेकार मानकर फेंक देते हैं। ये सबसे गंदा आदत है, ठीक है। चलो गन्ने के रस से गन्ना निकालने के बाद जो उसका खोई होता है उसको तो फेंक देते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल है, वो हो भी जाएगा। लेकिन जब हम लोग बिस्कुट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, मिक्सचर खाते हैं, तो जो प्लास्टिक का रेपर होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, बेकार मानकर कहीं पर भी फेंक देते हैं। आप लोग भी क्या करते होंगे, चॉकलेट खाते, टिफिन खाते समय कुछ ऐसे पॉलिथीन में सामान लाते होंगे और उसको खाने के बाद उसको क्या करते होंगे, आप फेंक देते होंगे। यही सब चीजें क्या हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं। कारखानों में कच्चे माल का अनुपयोगी हिस्सा या उत्पादन में उपयोग किए गए रसायन युक्त पानी या धुआं जिन्हें बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा कारखानों से जो है, जैसे कच्चा माल, मान लो जूता बनाने का जो है कारखाना है, तो वहां पर कच्चा माल लेकर आया जाएगा और कच्चे माल को उपयोग करने के बाद जो हिस्सा बच गया, जो कि रसायन युक्त होता है, पानी होता है या धुआं होता है, उसको सीधा सीधा वातावरण में छोड़ दिया जाता है। बहुत से अपशिष्टों का अन्य उपयोग किया जा सकता है, जैसे गन्ने की खोई से कागज बनाना या उसे ईंधन के रूप में उपयोग करना। तो जहां पर हम लोग गन्ने के रस को निकालने के बाद उसको फेंक देते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा मनुष्य अगर उसको दिमाग लगाए तो उसका ईंधन के रूप में या कागज बनाने के लिए उसका उपयोग जो है किया जा सकता है। इसी प्रकार विशेष संयंत्रों से गंदे पानी या धुएं से हानिकारक रसायनों को अलग किया जा सकता है। इसी तरीके से बड़े बड़े जो हमारे कारखाने होते हैं, वहां से निकलने वाले धुआं, वहां से निकलने वाले पानी, ये सबको हम लोग एक बार जो है वैज्ञानिक तरीके से क्या कर लें, एक बार फिल्टर कर लें। उसके बाद इसको हम लोग अगर पर्यावरण में, वातावरण में छोड़े तो हो सकता है कि दुष्प्रभाव जो है हम लोगों को कम देखने को जो है मिलेगा। औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया ने इस ताने बाने को बुरी तरह प्रभावित किया है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संपदा असीम नहीं है। हम सबको मालूम है कि पृथ्वी पर जो भी संपदा जो प्रकृति ने हमें गिफ्ट में दिया है, वो बिल्कुल भी जो है असीमित नहीं है। अगर हम लोग उसका इसी तरीके से दोहन करते रहें तो एक दिन न एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी तरीके से सारे के सारे संसाधन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इनके अंधाधुंध उपयोग से यह संपदा हमेशा के लिए खत्म होते जा रहे हैं। आज हम जिस मात्रा और तरीकों से संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, वह संपदा को नष्ट कर देगी। जैसे हम लोग जंगल को क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए काट दे रहे हैं, पेड़ पौधों को काट दे रहे हैं। अरे ठीक है, तुम काट रहे हो, लेकिन उतना पेड़ पौधे तुमको लगाना भी तो चाहिए ना। मनुष्य अपने जो है सुख सुविधाओं के लिए किसी भी चीज तक, किसी भी हद तक जो है जा सकता है। इससे भले ही किसी का नुकसान क्यों ना हो, वो सोचेगा कि मेरे ही पेड़ पौधे काटने से क्या हो जाएगा, बाकी सब भी तो काट रहे हैं। यही सोच के कारण जो है आज पर्यावरण प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा जो है क्या हो रहा है, फैल रहा है। और इसीलिए आपका पहला अध्याय में ही जो है आपको इस टॉपिक को जो है यहाँ पर डाला गया है, क्योंकि आप आगे भविष्य हो, देश के भविष्य हो, फ्यूचर हो, तो आप इस सब चीजों को लेकर आगे जो है क्या करोगे, अच्छा मिलकर जो है काम करोगे। नदियां नालों में बदल रही, जो बड़ी बड़ी नदियां थी अब वो छोटे छोटे नालों में बदल रही हैं। भूमि और वायु कैसे हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। आने वाले वर्षों में इनके गंभीर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि पृथ्वी का तापमान 60-70 डिग्री तक भी जो है क्या हो जाए, पहुंच जाए। ठीक है, चलो यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए, इसको देख लेते हैं। पिछले 10,000 वर्षों में मानव समाज का प्राकृतिक संसाधन के साथ रिश्ता कैसा बदला है। तो अगर हम लोग पिछले 10,000 के साल की बात करें, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, तब तो संसाधनों का जो है संतुलित मात्रा में उपयोग हो रहा था। मतलब जितना उन लोगों का काम था, जितना जरूरत का चीज था, उतना ही वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते थे। लेकिन जब से औद्योगिकीकरण हुआ, लोगों में होड़ मची गई कि कौन ज्यादा प्राकृतिक संपदाओं का दोहन कर सकता है, कौन ज्यादा मुनाफा कमा सकता है, कौन ज्यादा पैसा कर सकता है। इसके कारण से हम लोग देख रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का जो है दोहन बहुत ही तीव्र गति से जो है हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक संपदा किस प्रकार संसाधन बनती है, उदाहरण देकर समझाइए।
जैसे जो प्रकृति संपदा है ना, उसको मनुष्य क्या करता है, अपना दिमाग लगाकर, तकनीक लगाकर उसको क्या करते हैं, संसाधन बनाती है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे धरती के अंदर में जो है लोहा मिलता है, ठीक है। अब उस लोहे से हम लोग क्या बनाएंगे, तो मनुष्य अपने दिमाग पर निर्भर करता है कि उससे ट्रैक्टर बनाएगा, ट्रक बनाएगा, रेल बनाएगा, क्या बनाएगा। तो प्रकृति सिर्फ कच्चा माल उपलब्ध कराती है, उसको संसाधन बनाने का काम जो करता है वो मनुष्य करता है, ठीक है। अगला है प्राकृतिक संपदा के बारे में कबीलाई समुदायों में क्या सोच थी और वे उनका उपयोग किस तरह करते थे। चाहे वो कहीं का भी कबीला हो, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, अफ्रीका का हो, जितने भी कबीलाई समुदाय थे ना, वो प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही उपयोग करते थे जिनकी उतनी जरूरत थी, और वो उनको अपना देवी देवता के रूप में जो उपयोग में लाते थे, उनकी पूजा करते थे। आज भी आप बस्तर में चले जाओ, सरगुजा में चले जाओ, जंगलों की पूजा की जाती है, पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। जितना पेड़ पौधे को काटा जाता है उतना पेड़ पौधे वापिस लगाया भी जाता है। ये सब चीजें पहले कबीलाई समुदायों में जो है उनकी सोच थी, जिसके कारण से पर्यावरण प्रदूषण जो उतना ज्यादा उस समय नहीं हो रहा था। अगला है औद्योगिक समाज का प्राकृतिक संपदा के प्रति क्या सोच है। जो औद्योगिक समाज है वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि मैं किस तरीके से जो है ज्यादा से ज्यादा जो है कच्चे माल का उपयोग करके उत्पाद बना सकूं। इसके लिए वो किसी भी हद तक जो है क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, होने दो, तापमान बढ़ रहा है, बढ़ने दो, मुझे पैसा कमाना है। ये औद्योगिक समाज का क्या है, सोच है। क्या वे भी इस संपदा का उपयोग आदिवासी समाज की तरह कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक होता है गलत, एक होता है सरासर गलत। ये वाक्य बिल्कुल गलत है। वो आदिवासियों के जैसा जो है उपयोग कर ही नहीं रहे हैं। आदिवासी समाज जितना काम का चीज होता है उतना ही उपयोग में लाता है, पूजा करता है उसकी, जितना पेड़ काटता है उतना पेड़ लगाता भी है। लेकिन औद्योगिक समाज ऐसा नहीं है। उसको जितना ज्यादा फायदा दिखेगा वो उतना ज्यादा प्राकृतिक संपदाओं का क्या करने लगेगा, दोहन जो है करने लगेगा। आज हमारे सामने प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए किस किस तरह के विचार हैं? वही विचार है जो कि क्या बोलते हैं, हम लोगों को अपना काम करना है, बाकी जैसा भी है वो नेचर जाने, प्रकृति जाने, सरकार जाने, हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। यही सोच जो है आज के समाज की है, जिसको बदलने की जरूरत है। अब आगे देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में उन चीजों को रखा जाता है जिनके बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं है। मतलब ऐसे संसाधन या ऐसे पदार्थ जिसको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। वह केवल उन्हें अपने प्राकृतिक संदर्भ से अलग करता है। मनुष्य का काम सिर्फ क्या है, जहां पर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है उसको हम कैसे उपयोग में लाएं, इस पर जो है वो काम करता है। उदाहरण के लिए जंगल से काट कर लाए गए लकड़ी को हम प्राकृतिक संसाधन मान सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जंगल में जो लकड़ी जो है उसको हमने नहीं लगाया, प्रकृति में अपने आप उगा है वो, तो उसको काट कर लेकर आते हैं तो वो हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन अगर हम लोग कपास अपने खेत में लगाते हैं और फिर उसको उत्पादन करते हैं तो ये हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसी तरह हम धरती के भीतर से निकाले गए लौह अयस्क को प्राकृतिक संसाधन मानेंगे, मगर उसी अयस्क से मानव द्वारा निर्मित इस्पात को नहीं। तो कच्चा माल प्रकृति के अंदर में मिलता है, धरती के अंदर मिलता है, लेकिन हम लोग उसका दोहन जो है अपने हिसाब से उपयोग से करते हैं, तो वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप इनमें से किसे प्राकृतिक संसाधन मानेंगे। नदी का पानी प्राकृतिक संसाधन है। बोतल में बंद मिनरल वाटर क्योंकि नहीं है, क्योंकि पानी बनाया गया, फिर बोतल में भरा गया, फिर बेचा गया। डीजल है। सिलेंडर में भरा ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। खनिज है, तेल है, संगमरमर है। मुर्गा भी है, मान सकते हैं एक तरीके से। गन्ना ये भी उगाया जाता है, गन्ना उगाया जाता है, तो ये हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन को अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। जो संसाधन जीवों पर आधारित हैं उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं। अब अगर हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण करने जाएं तो ऐसे संसाधन जो किसी जीव पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, मछली, ये हमारे क्या है, जैविक संसाधन है। कोयला और खनिज तेल को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि वे मृत जीवों से बनते हैं। और जो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये भी क्या है, हमारे जैविक संसाधन ही है। क्यों? क्योंकि जो जीव जंतु मरते हैं, जमीन के अंदर दफनाए जाते हैं, उसी से कोयला और खनिज तेल जो है क्या होता है, बनता है। दूसरी ओर जो निर्जीव भौतिक संसाधन है जैसे भूमि, वायु, जल, धात्विक खनिज आदि को जो है अजैविक संसाधन जो है हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये निर्जीव है, इनमें कोई जान नहीं है। संसाधनों को एक और आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यह देख कर कि यह संसाधन प्रकृति में लगातार बनते जाते हैं या नहीं।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे कि नवीनीकरण संसाधन क्या होता है और अनवीनीकरण संसाधन जो है क्या होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।